बहुत शर्म की बात है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो आप उस प्रधानमंत्री को उस देश के ये सवाल पूछने के बजाय कि आपके देश में हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, आप अत्याचार क्यों करते हो, आप उसकी बिरयानी खा लेंगे, उसके बेटे को गिफ्ट करेंगे, जबकि वो आपकी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये एनआरसी लागू होने के बाद जब उसकी अंतिम यादी प्रकाशित हुई तो आश्चर्य की बात यह है कि जो 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुसखोर होने की बात कही जा रही थी, अंतिम यादी में 19 लाख लोग एनआरसी लिस्ट के बाहर निकले और उसमें 13 लाख हिंदू थे, बंगाली। उसमें एक उदाहरण है बछेंद्र शर्मा जी, जो वायुसेना में अधिकारी थे। उनके माता पिता का नाम एनआरसी यादी में, उनकी पत्नी का नाम एनआरसी यादी में और उनके बच्चों का नाम एनआरसी यादी में, और वो जो है वो बांग्लादेशी हो गए। ये आसाम की समस्या को बीजेपी वाले पूरे भारत में लागू करना चाह रहे, जबकि भारत के किसी राज्य की ये मांग नहीं है। और उनकी ऐसी समझ थी कि राम मंदिर के मुद्दे में मुसलमान रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने जो समझदारी बताई उनसे बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई। फिलहाल देश भर में एनआरसी और सीए बिल के विरोध में जो हुजूम उमड़ा है, कई आंदोलन जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के बड़े नेता हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स में आए शेख सुभान अली सर है। सर, सीएए और एनआरसी घमासान जारी है, लोग रास्ते पे हैं। सब में पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एनआरसी जो है ये भारत के हर नागरिकता देने के लिए ये पहले से ही लागू है। ये एनआरसी का जो मसला था वो आसाम का था। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की मांग के ऊपर एक 6 साल आंदोलन चला। बांग्लादेश के निर्माण के बाद आसाम के लोगों ने अपने भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार से मांग की थी कि जो आसामीज़ लोग हैं, जो बांग्लादेश से अप्रवासी आ रहे हैं स्थलांतरित होकर, उनके वजह से आसाम के भाषा और संस्कृति पे हमला हो रहा है, और उसके सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की थी कि यहाँ एनआरसी लागू की जाए। जो बांग्लादेश के नागरिक है उन्हीं को यहाँ रखा जाए, आसाम के नागरिक को, और जो बांग्लादेश के उन्हें यहाँ से निकाला जाए। तो ये आसाम की मांग के ऊपर एनआरसी लागू हुई थी। बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाया था कि आसाम में 50 लाख बांग्लादेशी घुसखोर हैं, और इसी की बुनियाद पर चुनकर भी आए। लेकिन जब एनआरसी लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये एनआरसी लागू होने के बाद जब उसकी अंतिम यादी प्रकाशित हुई तो आश्चर्य की बात यह है कि जो 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुसखोर होने की बात कही जा रही थी, अंतिम यादी में 19 लाख लोग एनआरसी लिस्ट के बाहर निकले और उसमें 13 लाख हिंदू थे, बंगाली, और 6 लाख मुसलमान। अब बीजेपी के लिए मुसीबत ये हो गई कि वो बांग्लादेश के 50 लाख घुसखोर आसाम में बताने वाले थे, लेकिन बंगाल के ही हिंदू को उन्होंने बांग्लादेशी घुसखोर बता दिया। अब वो बंगाली जो हिंदू है उनके खिलाफ खड़े हो गए। अब इन्हें इलेक्शन में वादा करना पड़ा कि ठीक है, आप एनआरसी में भले ही नहीं आए होंगे, लेकिन बंगाली हिंदुओं पे हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम एक नया कानून लाएंगे, कैब के ज़रिए से एक बिल लाएंगे और आपको भारतीय नागरिकता देंगे। हमको ये समझना पड़ेगा कि एनआरसी की मुसीबत की वजह से बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या बुलाया था। अब जो कानून बन गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल लाया था, अब वो कानून बन गया है। वो दरअसल इसलिए था कि आसाम के हिंदुओं पे एनआरसी के वजह से जो अत्याचार हो गया कि वो बांग्लादेशी सिद्ध हो गए। अब आसाम के अंदर इसके परिणाम क्या है, हमको पहले जानना पड़ेगा। आसाम के परिणाम ये थे कि 42,000 कर्मचारी 6 साल एनआरसी पे काम करते रहे। उसमें 19 लाख लोग आसाम के ही एनआरसी लिस्ट के बाहर हो गए। उसमें 13 लाख हिंदू थे, 6 लाख मुसलमान थे। इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च आया। 1600 करोड़ खर्च आने के बाद डिटेंशन सेंटर में जो लोग थे उसमें 28 लोगों ने जानें दी, खुदकुशी की। इस पूरे प्रक्रिया में, आंदोलन में 850 लोग शहीद हो गए। एनआरसी के परिणाम जब आए तो वो लोग जिन्होंने सेना में अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल सेवा दिए थे वो भी एनआरसी यादी से बाहर हो गए।
उसमें एक उदाहरण है बछेंद्र शर्मा जी, जो वायुसेना में अधिकारी थे। 38 साल उन्होंने सेवा दी है सेना में। उनके माता पिता का नाम एनआरसी आदि में, उनके पत्नी का नाम एनआरसी आदि में, और उनके बच्चों का नाम एनआरसी आदि में, और वो जो है वो बांग्लादेशी हो गए। उनका कहना था कि जब मेरे माता पिता भारतीय है, मेरी पत्नी भारतीय है, मेरे बच्चे भारतीय है, तो मैं बांग्लादेशी कैसा। इसी तरह सनाउल्लाह, ये सेना के अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल की जंग लड़ी। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की 30 साल सेना को दिए हैं सेवा में, वो भी एनआरसी आदि से बाहर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फॉरेन ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेशी करार दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने गुवाहाटी के बाद में उसको रद्द कर उन्हें नागरिकता देने के लिए कहा। यानी एनआरसी आदि के अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी। अब ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये एनआरसी जो सिर्फ आसाम की समस्या थी, बांग्लादेश की निर्मित के बाद जो लोग बांग्लादेश से रोजी रोटी के लिए आसाम आए थे, उनकी पहचान कराने के लिए और आसामी लोगों की भाषा और संस्कृति के लिए वहाँ पे एनआरसी लागू हुआ था। लेकिन ये आसाम की समस्या को बीजेपी वाले पूरे भारत में लागू करना चाह रहे, जबकि भारत के किसी राज्य की ये मांग नहीं है। सब में पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एनआरसी की किसी को मांग नहीं है। अमित शाह जी ने जो संसद में ये कहा है कि सीएए के ज़रिए से हम वो प्रताड़ित हिंदू जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हैं, उन्हें नागरिकता देने का ये कानून लाए हैं, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का। ये बहुत समझने वाली बात है। अमित शाह जी ये कहते हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ जो माइनॉरिटी है प्रताड़ना होती है। तो सब में पहले ये सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती थी तो हमारे मोदी जी 3 मरतबा जाके नवाज शरीफ से मिलकर आए, उनके साथ बिरयानी खाए और उनके बेटी के लिए एक साड़ी भी गिफ्ट किए। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो आप उस प्रधानमंत्री को, उस देश के, ये सवाल पूछने के बजाय कि आपके देश में हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, आप अत्याचार क्यों करते हो, आप उसकी बिरयानी खा लेंगे, उसके बेटे को गिफ्ट करेंगे, जबकि वो आपकी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की शेख हसीना से मिले, फिर उनके साथ आपने सवाल क्यों नहीं किए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तुम अत्याचार क्यों कर रहे हो। आप जब फॉरेन गए तो आपने यूएन में बात क्यों नहीं उठाई, अंतर्राष्ट्रीय आप न्यायालय में बात क्यों नहीं उठाई। आप बात कहाँ उठा रहे हो, संसद में, भारत में, जबकि आपने उस देश से इस संबंध में वार्तालाप करना चाहिए था। अब अमित शाह जी, जो सीधी सी बात है कि बहुत संगीन अपराध है उनके ऊपर, हत्या का अपराध है, फिरौती का अपराध है, किडनैपिंग का अपराध है, और वो देश के लिए कानून बना रहे हैं। भारत की अभी आर्थिक स्थिति ये है कि भारत के ऊपर 88 लाख कोटि रुपए कर्ज है, यानी हर भारतीय के सर के ऊपर 70,000 रुपये कर्ज है। 10 लाख बच्चे भारत में हर साल भूख से मर जाते। भारत में हमारे 1 कोटि जो है हमारे बच्चे यतीम हैं। भारत के अंदर हमारी बहनें हैं जो मजबूरी की वजह से अपना पेट भरने के लिए, अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर है। 5 साल में 50,000 किसानों ने खुदकुशी की। रोज़गार का मामला है, भारत के अंदर किसानों की खुदकुशी का मामला है। व्यापार जीएसटी की बात ख़त्म हो चुके हैं। इतनी समस्या होने के बावजूद और इस समस्या की क्या ज़रूरत थी। हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ पिछले 5 सालों में जितने हर समाज और घटक के आंदोलन हुए, उससे बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई थी कि राम मंदिर का जब निर्णय आया कोर्ट का, उसके बाद हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। और उनकी ऐसी समझ थी कि राम मंदिर के मुद्दे में मुसलमान रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने जो समझदारी बताई उनसे बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई। तो अब ये सीएए कानून के ज़रिए से वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे, जबकि सीएए कानून जो है संविधान का उल्लंघन है। संविधान के कलम 14 के अनुसार कि भारत में जात, धर्म और लिंग के अनुसार मतभेद नहीं किया जा सकता, नागरिकता देने और इनकार करने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन एक कानून जब ला रहे हैं तो वो अच्छे अल्फाज में उसको पेश कर रहे हैं कि हम नागरिकता का इनकार नहीं कर रहे, बल्कि नागरिकता देने के लिए कानून लाए। लेकिन एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। भारत में जो है आज भी 31% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं।
आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है। इसमें से बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोज़ी रोटी के लिए, रोज़गार के लिए इस राज्य से उस राज्य स्थलांतर करती है। अब मुझे बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद जिस समाज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद संपत्ति प्राप्त करने की हमारी स्थिति हुई, उस समाज को अगर आप ये पूछेंगे कि 1971 के पहले आपके पूर्वज का कोई डॉक्यूमेंट होगा तो लेकर आओ, तो कैसे लेकर आएंगे? भारत का जो मुसलमान है वो बहुजन समाज का धर्मांतरित एक अविभाज्य घटक है। लेकिन बताते वक्त ये ऐसा बता रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसे हम बाहर करने के लिए कानून लाए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक देहात में 2 मजदूर हैं, एक तुकाराम है, उनका बेटा सकाराम है, उनका बेटा बालाजी। अभी बालाजी के दादाजी जो थे तुकाराम, वो किसी एक साहूकार के खेत में काम करते थे पेट भरने के लिए। फिर उसी खेत में उस साहूकार के बेटे के साथ उस तुकाराम के बेटे जो है सकाराम काम करते थे। बाद में उनका देहांत होगा, फिर बालाजी जो उनके बेटे थे वो उनके खेत में काम कर रहे थे। उनके खेत में दूसरे एक मजदूर थे जो उस्मान चाचा है, उनका बेटा जो है खदीर चाचा है, और उनका बेटा जो है वो अब्दुल्ला है। अब ये दोनों भी वहाँ पे मजदूर है साहूकार के खेत में, जो मजदूरी करके अपना पेट भर रहे खेत में। अब मुझे बताओ, जिनके पास पेट भरने के लिए ज़रिया नहीं था इसलिए वो मजदूरी कर रहे थे, वो स्कूल नहीं गए, उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि खेत बिकत ले सके, अपना घर बिकत ले सके। अब जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में नहीं गया, उससे अगर आप सवाल करेंगे कि आपके पूर्वजों को डॉक्यूमेंट दे तो कैसा देंगे? लेकिन ये सीए कानून कैसा भेदभाव करता है, आप देखिए कि एक ही साहूकार के पास 2 मजदूर काम करते हैं, एक तुकाराम है, एक उस्मान चाचा है। दोनों गरीबी की वजह से वहाँ पर काम करते हैं। दोनों के पास भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कोई संपत्ति प्राप्त करे, कोई घर ले सके। लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर सकाराम तुकाराम के बच्चों के पास प्रॉपर्टी नहीं है और उस्मान चाचा के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप दोनों भी बांग्लादेशी हैं। लेकिन चूँकि तुकाराम ये जो हिंदू है, इसलिए वो कहते हैं कि आप एक काम करो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके ये कह देना कि हम बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए। भले ही वो महाराष्ट्र के किसी देहात में रहने वाले हैं, जिसकी गवाही पूरा गांव देने के लिए तैयार है कि इनके पूर्वज हमारे साथ रहे, हमने बचपन से इनको देखा। लेकिन उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, भले भारतीय है, आपका जन्म यहाँ हुआ है, आपके पिताजी का हुआ, आपके दादाजी का हुआ, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं भारत का जन्मा हूँ नहीं हूँ, मेरा जन्म भारत का नहीं है, मैं तो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आया हूँ। ये एक ही उसके पास विकल्प बचेगा और मजबूरी में वो बोलेगा। फिर वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में वो बोलेगा मैं बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू हूँ, इसलिए उसे नागरिकता दी जाएंगी। लेकिन उस्मान चाचा के लिए ये अधिकार नहीं है, ये विकल्प नहीं है कि वो ये बोले कि मैं बांग्लादेश से प्रताड़ित मुसलमान हूँ, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो बांग्लादेशी करार दिए जाएंगे। ये भेदभाव की बात है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इससे एक बात ये हो गई कि वो मुसलमानों को ये बताना चाह रहे कि आप जो है भारतीय नागरिक नहीं। अमित शाह जी का एक बहुत अच्छा सवाल था कि पाकिस्तान की निर्मित के वक्त, बांग्लादेश की निर्मित के वक्त वहाँ जो हिंदुओं की तादाद थी वो ज़्यादा थी और आप कम कैसी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत की निर्मित के वक्त मुसलमानों की जी तादाद थी, जबकि भारत जो है इतिहास में हम ये कहते हैं कि बुद्ध का देश। फिर मुझे बताओ कि जब ये देश बुद्ध का है तो यहाँ बुद्ध की संख्या क्यों कम है? वो बौद्ध कहाँ गए? क्या उनका भी धर्मांतर हुआ है? बराबर है ना। तो हर जाति के बारे में जब हम ये देखेंगे तो भारत का जो मुसलमान है वो बहुजन समाज से धर्मांतरित है, और इसी की प्रताड़ना करने के लिए ये कानून लाया गया है। भारत के 50% जो लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो पेट भरने के लिए इस राज्य से उस राज्य स्थलांतर करते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आदिवासी है, दलित है। अब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर अब ये बांग्लादेशी करार दिए जाएंगे। अब जब फॉरेन ट्रिब्यूनल में ये लोग जाएंगे और ये कहेंगे कि हम बांग्लादेश से प्रताड़ित थे, तब उनको नागरिकता दी जाएंगी। लेकिन मुझे एक बताओ, 1993 से लेकर हम इलेक्शन कार्ड आईडी बना रहे हैं, आज तक भी भारत के सभी नागरिकों को इलेक्शन कार्ड नहीं मिला है। हर लोकसभा मतदार संघ में 40,000 लोगों के आज भी इलेक्शन कार्ड नहीं बने। अब ये एनआरसी बनने के लिए कितना टाइम लगेगा?
3.5 कोटि आसाम की जनता की एनआरसी करने के लिए 6 साल लग गए, 1600 कोटि लग गए। अब पूरे देश की एनआरसी करना है 140 कोटि लोगों की, तो कितना पैसा लगेगा? और ये बोझ किस पर गिरेगा? ये भारत के उन गरीबों पर गिरेगा जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। अब ये किसको वक्त कितना लगेगा ये हम नहीं बता सकते। 6 साल अगर खाली 3.5 कोटि लोगों को अगर लगता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 140 कोटि लोगों के लिए कितना कितने साल लगेंगे। और इतने साल भारत के उन गरीबों को लाइन में खड़े रह के ये साबित करना पड़ेगा खुद को कि मैं भारत का जन्मा हुआ भारत का नागरिक हूँ। और ये कोई मुमकिन वाला काम नहीं है। सीधी सीधी बात है, इस कानून के ज़रिए से बीजेपी सरकार भारत की जनता की प्रताड़ना करना चाह रही है, उसे परेशान करना चाह रही है। अब वो हिंदुओं को तो नागरिकता देंगे, लेकिन कब देंगे? पहले उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो बांग्लादेशी सिद्ध हो जाएगा, बांग्लादेशी सिद्ध होगा तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना है, उसके बाद की बात है वो। लेकिन जब तक तो हिंदू का हरासमेंट होने वाला है, हिंदू परेशान होने वाला है। यहाँ का ओबीसी, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का गरीब, यहाँ का विधवाएं, यहाँ के बूढ़े जो लोग हैं वो लाइन में खड़े रहेंगे, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन रहेंगी, ये साबित करने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी भी भारतीय को ये सिद्ध करने के लिए कहना कि तू भारतीय है, ये उसका अपमान है। और पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और इस संविधान का उल्लंघन है, संविधान के प्रस्तावना का उल्लंघन है। इसलिए इस संविधान की सुरक्षा के लिए पूरे भारत में हर समाज, हर जात के लोग जो संविधान को मानते हैं इस कानून के खिलाफ है। और हमें ये आशा है, हमें उम्मीद है कि हम कोई बात जो संविधान के खिलाफ है वो बिल्कुल नहीं मारेंगे। किसी जात और धर्म के खिलाफ हम इस कानून को नहीं मानते हैं, बल्कि संविधान और देश के खिलाफ मानते हैं। पहले भारत के विभाजन की जो थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी, वो सावरकर ने 1923 में रखी थी। और इसी थ्योरी पे आचरण करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, यानी उर्फ पुंजालाल ठक्कर के जो पुत्र थे मोहम्मद अली, ये गुजरात के रहने वाले, इन्होंने उस थ्योरी पे आचरण किया और भारत और पाकिस्तान ये 2 राष्ट्र निर्माण किए। अभी गुजरात के जो है अमित शाह और मोदी जी, वही पुंजालाल ठक्कर के जो पुत्र थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हीं के ही विचारों की 2 नेशन थ्योरी को और फिर से भारत में लागू करना चाह रहे और भारत के 2 टुकड़े करना चाह रहे। लेकिन हम बिल्कुल भारतवासी एक जान बनकर संविधान की सुरक्षा में एक जगह आकर इस कानून के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आखिरी दम तक कानून को हम बदल के रहेंगे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ हम किसी को नहीं करने देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिए है, वो संघर्षों के बाद हमको ये अधिकार मिला है, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते। जैसा राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सफ़र में ख़तरे बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल हम निहत्ते हैं, मगर ये फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। इसलिए भारतीय समाज को, ओबीसी एससी एसटी समाज को गरीब समझकर और सत्ता के ज़रिए से अगर बीजेपी ये समझती है कि हम इनको डरा देंगे, पुलिस के ज़रिए से झुका देंगे, तो भारत का ये इतिहास रहा है कि हम तत्वों के लिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन संविधान के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे।